नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। और अपना जो मूल अधिकार का से संबंधित जो वीडियो है वो अपने हैं जो अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप लोग जा कर के देख सकते हैं चैनल पर। मूल अधिकार से संबंधित वीडियो है वो अपन ने अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। और आज हम लोग देखेंगे जो कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। और अगर अभी तक आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और वीडियोस को है जो अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ में शेयर अवश्य करें। और मित्रों, आप लोगों के प्यार और स्नेह से है जो अपना ये चैनल है 200 सब्सक्राइबर से ऊपर हो गया है। तो आप लोगों के प्यार से ही ये ऐसा हुआ है। तो आप लोग अगर प्यार और स्नेह बनाए रखते हैं तो अपना चैनल है जो धीरे धीरे बहुत जल्द ही है जो आगे बढ़ पाएगा। और इस चैनल पर आपको पता होगा जो कि आरबीएससी की जो क्लास 10th की राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति की ये बुक करवाई जा रही है। साथ में हम लोग इस जो क्लास 12th की पॉलिटी है उसको भी हम लोग देख रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि है जो अपना ये चैनल है जो धीरे धीरे आगे बढ़ पाए। और आपको इसी प्रकार से है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित जो वीडियोस है वो आपको इस चैनल पर है जो मिलते रहेंगे। तो करते हैं शुरुआत वीडियो की। हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता नीति निर्देशक तत्व है जिन्हें संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से लिया। कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया है। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व वे विचार हैं जिन्हें संविधान निर्माताओं ने भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष एक पथ प्रदर्शक के रूप में रखा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाले सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। क्या है? इन्होंने क्या कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। नीति निर्देशक तत्व राज्य की कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के समक्ष आचार संहिता के रूप में है। और देश की मौलिक अधिकार परामर्शदात्री समिति ने यह स्वीकारा था कि है जो इन्हें प्रशासन संचालन हेतु मूलभूत सिद्धांत माना जाए। संविधान के अनुच्छेद 37 में, कौन से अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकती। क्या? न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी। तब भी इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। एलजी खेड़ेकर के अनुसार नीति निर्देशक तत्व वे आदर्श हैं जिनकी क्रियान्विति का प्रयत्न शासन को करना है। संविधान के भाग 4 में, कहाँ पर? संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। कहाँ पर किया गया है? संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक है जो इसमें जो कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। आगे है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना को साकार रूप देने, क्षमता पर आधारित समाज का निर्माण करने और विकास हेतु सभी को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? कि लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना को साकार रूप देने के लिए, क्षमता पर आधारित समाज का निर्माण करने और विकास हेतु सभी को समान अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। सभी को है जो समान अवसर प्रदान करते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है नीति निर्देशक तत्वों। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा सहित अन्य प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। और ये नीति निर्देशक तत्व नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समता तथा राज्य के लिए अनुसरणीय नीति के विश्लेषण से संबंधित हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इन सिद्धांतों अथवा तत्वों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे कि आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। तो कौन कौन से आएंगे इसके अंतर्गत? संविधान निर्माताओं का उद्देश्य भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु संविधान में अनेक निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। ये तत्व निम्नलिखित हैं। संविधान के अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य अपनी नीति इस प्रकार निर्धारित करेगा जिससे कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। समुदाय के भौतिक साधनों का स्वामित्व और वितरण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, यानी कि सभी का है जो इसमें हित होना चाहिए।
और संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की बाधा पहुंचे, यानी कि सभी के हितों की अगर अवहेलना नहीं होनी चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया। स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, स्त्री और पुरुष कोई भी हो लेकिन उसको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया। श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य तथा शक्ति एवं बालकों की सुकुमार अवस्था का आर्थिक दुरुपयोग न हो, और राज्य के द्वारा बच्चों के स्वस्थ रूप से विकास के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएगी, उन्हें स्वतंत्रता और समान की स्थिति प्राप्त होगी तथा बच्चों और युवकों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाएगी। और अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपने विकास और आर्थिक सामर्थ्य की सीमाओं के अंतर्गत इस बात का प्रयास करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार रोजगार पा सकेगा। ऐसा इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति है वो अपनी योग्यता के अनुसार है जो रोजगार प्राप्त कर सकता है, शिक्षा प्राप्त कर सके एवं बेकारी, वृद्धावस्था, बीमारी तथा अंगहीन होने की दिशा में है जो सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके, ऐसा इसमें कहा गया है। ये देखिए, ये क्वेश्चन बना है मित्रों एग्जाम में, शायद रीट में बना था या किसी में और में बना था कि बेकारी, वृद्धावस्था, बीमारी तथा अंगहीन ये किसके अंतर्गत आते हैं। ये नीति निर्देशक तत्वों का ही एक भाग माना गया है। 41 में ऐसा कहा गया है। मित्रों, आप अगर अपने इस चैनल पर अभी तक पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि है जो आपको अपने वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो मिलते रहेंगे समय समय पर। तो आप लोगों के प्यार से ही अपना ये चैनल है जो आगे बढ़ पाया है और धीरे धीरे है जो अपना चैनल आगे बढ़ पा रहा है। तो आप लोगों का जो प्यार है वो इसी तरह है जो अपने चैनल पर बना रहे, ऐसी आपसे उम्मीद है। आगे है अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि राज्य काम के लिए यथोचित और मानवोचित दशाओं का प्रबंध करेगा तथा ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे स्त्रियों की प्रसूतावस्था में कार्य न करना पड़े, स्त्रियों को है जो प्रसूतावस्था में है जो कार्य नहीं करना पड़े। आगे है अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य कानून द्वारा, आर्थिक संगठनों द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे कृषि उद्योगों अथवा अन्य क्षेत्रों में लगे हुए सभी श्रमिकों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिल सके और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, वे अपने अवकाश के समय का पूरा उपयोग कर सकें तथा उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए सुअवसर प्राप्त हो सके। और आगे है, इसी अनुच्छेद में ये भी कहा गया है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करेगा, ऐसा इसमें कहा गया है। और अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक सुरक्षा संबंधित निर्देशक तत्वों में 2 तत्व और जोड़ दिए गए कि कौन से संविधान संशोधन, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत 2 और जोड़ दिए गए थे। कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता और औद्योगिक संस्थाओं के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी बनाने की व्यवस्था, ये है जो बाद में जोड़ दी गई। आगे है नवीन अनुच्छेद 43 क, कौन सा अनुच्छेद 43 क के अनुसार राज्य उचित व्यवस्थापन अथवा अन्य किसी प्रकार से औद्योगिक संस्थानों अथवा अन्य ऐसे संगठनों के प्रबंध में श्रमिकों को भागीदार बनाने के लिए कदम है जो ऐसा उठाएगा। आगे है अपना अनुच्छेद 48, कौन सा अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य है जो कृषि व पशुपालन का आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संचालन करेगा। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसा कहा गया है, अनुच्छेद 48 के अंतर्गत ऐसा कहा गया है कि राज्य है जो कृषि और पशुपालन का आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संचालन करेगा एवं गाय, बछड़ों तथा अन्य दूध देने वाले और भार ढोने वाले पशुओं की नस्ल सुधारने और उनके वध को रोकने का प्रयत्न करेगा, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 48 में। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक और तत्व जोड़ा गया कि राज्य विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए व्यक्तियों के समुदायों और उनके बीच विद्यमान आय, सामाजिक स्तर, सुविधाओं और अवसरों संबंधी है जो भेदभाव को भी कम से कम करने का प्रयत्न करेगा राज्य, ऐसा इस संशोधन में कहा गया था। अगला है सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। लोगों को सामाजिक तथा शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाने की दृष्टि से भी संविधान में कुछ निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता बनाने का प्रयत्न करेगा। कौन से में है, अनुच्छेद 44 में ऐसा कहा गया है कि सभी के लिए है जो समान आचार संहिता बनाएगा। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। ये किसमें कहा गया, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत।
आगे है अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य जनता के पिछड़े हुए वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों की उन्नति के लिए विशेष प्रयत्न करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। मित्रों, आप अपने इस चैनल को है जो अधिक से अधिक मित्रों के साथ में इसको शेयर कीजिएगा, जिससे है जी जो कि अपना चैनल ये बहुत ही जल्द एक आगे बढ़ पाएगा और ऐसी आपसे उम्मीद रखता हूं मैं। और हर वीडियो में मैं ऐसा बोलता हूं क्योंकि अभी तक अपना नया चैनल है और अभी इतना लोगों के पास में पहुंचा नहीं है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप शेयर अवश्य करें, जिससे कि और लोगों के पास में अपना ये चैनल पहुंचे और अधिक से अधिक है जो लोग अपने इस चैनल से जुड़े, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। और आगे है अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य का यह प्रमुख कर्तव्य होगा कि वह लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास के लिए प्रयत्न करें, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 47 में। राज्य औषधि में प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त ऐसे मादक द्रव्यों व पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। आगे है 42वें संविधान संशोधन में एक नवीन अनुच्छेद 48 क और जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया था? अनुच्छेद 48 क जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा देश के वन्य जीव और वनों की सुरक्षा के लिए प्रयत्न करेगा, ऐसा अनुच्छेद 48 क के अंतर्गत बताया गया है कि है जो राज्य पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार करने तथा देश के वन्य जीव और वनों की सुरक्षा के लिए प्रयत्न करेगा। अगला है आपका पंचायती राज, प्राचीन स्मारक तथा न्याय संबंधी निर्देशक तत्व। पंचायती राज के विकास, प्राचीन स्मारकों की देश के पंचायती राज के विकास, प्राचीन स्मारकों की रक्षा तथा न्याय की प्राप्ति के उद्देश्य से भी संविधान में कुछ नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया, जो इस प्रकार है। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य है जो ग्राम पंचायतों के गठन के लिए प्रयत्न करेगा और उनको ऐसी शक्तियाँ तथा अधिकार प्रदान करेगा जिससे कि वे स्वायत्त शासन की है जो इकाइयों के रूप में कार्य कर सके। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है जो ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में कहा गया है। अगला है आपका अनुच्छेद 49। इसमें कहा गया है कि राज्य का यह दायित्व होगा कि वह प्रत्येक स्मारक अथवा स्थान, कलात्मक अथवा ऐतिहासिक रुचि की वस्तुओं जिन्हें संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया हो, रक्षा करे और उसे नष्ट होने और कुरूप बनाने तथा उनका निर्यात करने से रोकने का प्रयत्न करे। ऐसा इसमें कहा गया है कि किसी भी जो सार्वजनिक स्थल है उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाए और उसकी रक्षा करे, राज्य का ये दायित्व बनता है। अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयत्न करेगा। क्या करेगा? राज्य है जो न्यायपालिका से न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयत्न करेगा राज्य, ऐसा अनुच्छेद 50 में कहा गया है। और इसका उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित करना है। इससे क्या होगा? न्यायपालिका है जो अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर पाएगी। और आगे है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की दृष्टि से संविधान के अनुच्छेद 51 में जिन निर्देशक तत्वों को अपनाए गए हैं वे इस प्रकार है। क्या है? क्या कहा गया है अनुच्छेद 51 में? कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि के लिए प्रयत्न करेगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि के लिए क्या करेगा? प्रयास करेगा। और राज्य संचार के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयत्न करेगा। राज्य राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर की भावना बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने के लिए प्रोत्साहन देगा, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद जो कि आपका 51 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। निर्देशक तत्वों के उपयुक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन सिद्धांतों के आधार पर भारत में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हो सकेगी और इन सिद्धांतों के कार्यान्वयन से भारत संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप एक कल्याणकारी राज्य बन सकेगा। आगे है नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। क्या महत्व है? तो ये दिया गया है यहाँ पे। संवैधानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से नीति निर्देशक तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है और इन तत्वों के महत्व का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। शासन के लिए आचार संहिता। क्या है? शासन के लिए आचार संहिता। यद्यपि इन निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, किंतु इनके पीछे जनमत की शक्ति होती है। ये न्यायालय द्वारा प्रवृत्ति नहीं है, बाकी ये इसके पीछे है जो जनमत की शक्ति होती है, जो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय है। अतः जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार इनकी अवहेलना का साहस नहीं कर सकती। लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि संविधान का उद्देश्य केवल राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवस्था करना ही नहीं, बल्कि ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जिसमें आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र का भी समावेश हो। ये सिद्धांत इस प्रकार इस आदर्श की पूर्ति करते हैं। शासन के मूल्यांकन का आधार। नीति निर्देशक तत्व है जो जनता
द्वारा शासन की सफलता या असफलता जांचने के मानदंड क्या है? शासन की जो राज्य का जो शासन है उसके बारे में है जो जान सकती है जनता कि राज्य द्वारा शासन है जो किस प्रकार चलाया जा रहा है। और इनके द्वारा सरकारों के विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन किया जा सकता है। सरकार के जो कार्य है उनका भी मूल्यांकन कर सकती है जनता। संविधान के क्रियान्वयन में सहायक नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि देश के प्रशासन के लिए उत्तरदायी सभी सत्ताएं इनके द्वारा निर्देशित होगी। और न्यायपालिका भी शासन का एक महत्वपूर्ण अंग होने के कारण यह आशा की जाती है कि भारत में न्यायालय है जो संविधान की व्यवस्था के कार्य में नीति निर्देशक तत्वों को उचित महत्व देंगे। आगे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में सहायक। भारतीय संविधान निर्माताओं का उद्देश्य भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था और इस हेतु आर्थिक सुरक्षा व आर्थिक न्याय प्रदान करने हेतु राज्य की प्रत्येक स्त्री पुरुष को जीविका के साधन उपलब्ध कराना और संपत्ति का केंद्रीकरण रोकना और स्त्री बाल श्रमिकों को शोषण से सुरक्षा प्रदान करना आदि समतामूलक समाज स्थापना में सहायक सिद्ध हुए हैं। और इसी तरह लोगों के जीवन स्तर सुधारने हेतु चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार उपलब्ध कराने में नीति निर्देशक तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे है नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। पहला है यहाँ पे भूमि सुधार। आज़ादी से पूर्व किसान है जो जमींदारी व जागीरदारी प्रथा के शोषण का शिकार थे। क्या थे? आज़ादी से पूर्व है जो किसान क्या करते थे? जमींदारी और जागीरदारी प्रथा के शोषण का शिकार थे। मतलब जो भी बड़े जो जागीरदार हुआ करते थे वो है जो किसानों को अपने पास बंधुआ मजदूर के रूप में रखते थे और उनका शोषण करते थे। किंतु संविधान की 9वीं अनुसूची में, कौन सी 9वीं अनुसूची में 1951 में भूमि सुधारों के अंतर्गत भूमि पर जोतने वाले का अधिकार लागू करने से किसानों को सुरक्षा प्राप्त हुई। पंचायती राज और स्थानीय सुशासन। नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायतों की स्थापना और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयां का रूप देने की बात की गई है। 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज की व्यवस्था में लागू की गई है। क्या? 2 अक्टूबर 1959 से है जो पंचायती राज की व्यवस्था लागू की गई है देश में, जो कि आपको पता होगा नागौर के बगदरी जो गांव है वहां से इसको शुरू किया गया है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय है जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 1993 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कब दिया गया था? 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें। और इसी तरह 74वें संविधान संशोधन में है जो शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया था। 74वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें है जो नगरीय जो शासन है या आप कह सकते हैं शहरी जो शासन है उसके बारे में है जो सुदृढ़ व्यवस्था करने का प्रयास किया गया। पंचवर्षीय योजनाएं देश के आर्थिक विकास के लिए नियोजन की प्रक्रिया को अपनाएगा। और क्या है? देश की जो आर्थिक विकास के लिए है जो नियोजन की प्रक्रिया को अपनाएगा। मतलब एक तरह से अलग अलग जो योजनाएं हैं वो बनाई गई जिससे कि देश का विकास है जो अच्छा हो पाए। और इस आधार पर योजना आयोग का गठन कर आर्थिक विकास का ढांचा तैयार किया गया और अब तक है जो 11 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। ये पहले की बुक छपी हुई इसलिए इसमें 11 है, हालांकि 12 जो पंचवर्षीय योजना है वो कंप्लीट हो चुकी है। 2012 से 17 तक ये योजना रही थी। वर्तमान जो पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2012 से संचालित की जा रही है। ये पहले की बुक छपी हुई इसलिए इसमें ऐसा बताया गया। अभी योजना आयोग की जगह है जो नीति आयोग है जो कार्य कर रहा है 1 जनवरी 2015 से। इन योजनाओं में कृषि, जल संसाधन, पशु नस्ल सुधार, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, श्रम, आवास, सुरक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा आदि के संबंध में विभिन्न कार्यक्रम है जो तैयार कर क्रियान्वयन निरंतर जारी है। आगे है कमजोर वर्गों का कल्याण। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों व पिछड़े वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए संविधान व शासन में विशेष प्रावधान किए गए। प्रतिनिधि संस्थाओं में इनके लिए आरक्षण की अवधि है जो 95 में संविधान संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है। ये पहले की बुक सभी है इसलिए ऐसा इसमें बताया गया। अस्पृश्यता निवारण के लिए कठोर कानून बनाए गए हैं और इनके लिए शैक्षिक स्तर उन्नयन के लिए निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्तियां आदि की व्यवस्था की गई। 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर 7 सदस्यीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग की स्थापना कर इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और यह आयोग इस वर्ग के शोषण संबंधी घटनाओं की जांच कर सकेगा। और महिला सशक्तिकरण के लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं व शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में है जो महिलाओं के लिए 30% स्थान आरक्षित किए गए थे। आगे है सामाजिक सुरक्षा।
नागरिकों को सामाजिक उत्थान के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 आदि है जो कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर कार्य संचालित किए जा रहे हैं। बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, आर्थिक समानता को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन बीमा, परिवहन, कोयला, खान, पर्यटन आदि के साथ है जो 7 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है। न्यायिक व्यवस्था में सुधार, सस्ता व शीघ्र न्याय सुलभ कराने के लिए लोक अदालतों व त्वरित न्यायालयों की व्यवस्था को अपनाया गया। अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की मात्र 14% आबादी ही शिक्षित थी। कितनी? 14%। और हमारी सरकारों ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए लोगों तक शिक्षा पहुंचाने पर है जो जोर दिया, और इसी के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन, कौन सा? जो 86वां संविधान संशोधन के आधार पर है जो प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया। कौन सा संविधान संशोधन? जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002, उसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के लिए जो राज्य को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा है जो प्रदान कराई जाएगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील आदि है जो कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। संपत्ति के अधिकार से संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन, आर्थिक व सामाजिक न्याय के मार्ग में बाधित मानते हुए संपत्ति के अधिकार को है जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्या? इसको है जो मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकार के रूप में इसको प्रदान कर दिया गया है। यहाँ पे अनुच्छेद 300 के तहत है जो ये कानूनी अधिकार है अभी वर्तमान में ये, और ये अभी मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं है। और आगे है समान कार्य हेतु समान वेतन, वर्ग, जाति, लिंग के आधार पर आजीविका में भेदभाव दूर करते हुए स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। और केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा किए गए ये कार्य यह दर्शाते हैं कि भारत में एक पंथ निरपेक्ष समाजवादी और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया गया है। कोई भी स्त्री पुरुष हो उसको अगर समान कार्य कर रहा है तो समान वेतन मिलेगा। अब आगे है अपना मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व, तो ये अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। हालांकि हमने मूल अधिकार वाला वीडियो है वो अपलोड कर दिया है, तो आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। और भी अपने इस चैनल पर है जो RBSC की जो क्लास 10th की आपकी क्या कह सकते हैं राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति की जो बुक है वो अपने चैनल पर है जो अपलोड की जा रही है। उनकी वीडियोस है वो लगातार आप अपने इस चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। अभी तक वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं वो भी। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व दोनों ही नागरिकों के कल्याण तथा विकास से संबंधित हैं तथा नागरिकों का जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फिर भी दोनों में अंतर है। क्या है ये दोनों? क्या है ये? नागरिकों को कल्याण तथा विकास से संबंधित हैं ये दोनों। ये नागरिकों का विकास करेगा और कल्याण भी करेगा तथा ये नागरिकों के जीवन के श्रेष्ठ बनाने, जीवन को है जो श्रेष्ठ बनाने के लिए कार्यरत हैं, लेकिन इन दोनों में है अंतर है। तो किस प्रकार है? मौलिक अधिकार है जो वाद योग्य है लेकिन निर्देशक तत्व है जो वाद योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार के लिए आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों के कानूनी अधिकार है और लेकिन निर्देशक तत्व है जो समाज के नैतिक बंधन है। और मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार है। क्या है? व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन निर्देशक तत्व है जो राज्य की नीतियों के निर्धारण पर प्रदर्शन, क्या ये राज्य के लिए है जो अनिवार्य माने गए। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं, लेकिन निर्देशक तत्व सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं। मूल अधिकारों व राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में संबंध, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार और भाग 4 में है जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं। संविधान निर्माताओं ने इन दोनों भागों को एक दूसरे का पूरक माना है और ये सम्मिलित रूप से कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य के निर्माण की योजना प्रस्तुत करते हैं। न्यायाधीश गजेंद्र गढ़कर का मत था कि दोनों भागों में यदि गतिरोध हो तो न्यायालय को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे दोनों में सामंजस्य स्थापित हो जाए। सन 1967 में गोरखनाथ वाले मामले में न्यायपालिका ने अधिकारों की सर्वोच्च एवं संसद द्वारा असंशोधनीय घोषित कर दिया। क्या है? गोरखनाथ जो मामला था 1967 में, और उसमें ये कहा गया था कि अधिकारों को है जो सर्वोच्च एवं संसद द्वारा असंशोधनीय घोषित कर दिया था। और सन 1973 में, कब? 1973 में है जो केशवानंद भारती वाले वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये घोषित किया गया कि संसद द्वारा संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन या संशोधन तो किया जा सकता है, किंतु संविधान के जो मूल ढांचा है, क्या मूल ढांचा, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई थी, किंतु बाद में है जो
मिनर्वा मिल्स वाले वाद में उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों की सर्वोच्चता को समाप्त कर यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान में संशोधन की संसद की शक्ति असीमित नहीं है, वह मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकती, उल्लंघन है जो नहीं कर सकती। और वर्तमान न्यायपालिका द्वारा मूल अधिकारों की व्याख्या नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में की जा रही है, क्योंकि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बाकी पूरक हैं। क्या हैं? पूरक हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो ये था अपना मित्रों जो कि क्या कह सकते हैं एक नीति निर्देशक तत्वों का वीडियो। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अपने इस चैनल पर है जो इसी प्रकार से आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित जो भी जानकारी होती है वो उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं और अन्य लोगों को भी यहाँ जोड़ सकते हैं। तो ये था अपना वीडियो जो कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में था। तो मिलते हैं मित्रों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।